अच्छा जी, तो हम कियास्मल डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं कॉज ऑफ कियास्मल डिजीज़ पे। तो क्यों होती है कियास्मल डिजीज़? सबसे पहले तो ट्यूमर्स में याद रखिएगा पिट्यूटरी एडिनोमा, ये कॉमनेस्ट कॉज होता है कियास्मल डिसऑर्डर का। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा। दूसरा होता है क्रेनियोफेरेंजियोमा, मेनिंजोमा और ग्लायोमा। ठीक है, ये जो है कॉमन कॉजेस हैं ट्यूमर्स जो कियास्मल डिजीज़ करवाते हैं। इसके अलावा एन्यूरिज्म की वजह से भी कियास्मल डिजीज़ हो सकती है। रात के पाउच सिस्ट, डीमाइलिनेशन जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है उसकी वजह से, इन्फ्लामेशन में मेनिंजाइटिस की वजह से, और वास्कुलाइटिस में फॉर एग्जांपल सार्कोइडोसिस की वजह से। तो देन है कियास्मल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। देखिए कियास्मल जो डिसऑर्डर्स है ना, ये प्रोड्यूस करेंगे फॉलोइंग विजुअल फील्ड डिफेक्ट। एक होता है बायटेम्पोरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लोअर नेजल ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। जब भी याद रखिएगा लोअर और नेज़ल ऑप्टिक फाइबर्स जब डैमेज होंगे उसकी वजह से ये कंडीशन होगी, बाय टेम्पोरली सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया होगा। ठीक हो गया। नंबर 2, जब भी अपर नेज़ल फाइबर्स जो हैं वो डैमेज होंगे अपर लेकिन नेज़ल, तो बाय टेम्पोरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 होता है नी ऑफ विली ब्रैंड या नी ऑफ वॉन विली ब्रैंड। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जंक्शनल स्कोटोमा भी हो सकते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं ना कियास्मल विजुअल फील्ड डिफेक्ट, तो कियास्मल डिसऑर्डर्स की वजह से एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसमें जंक्शनल स्कोटोमा बन जाएंगे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्ट्रालेटरल दूसरी साइड के जो इन्फीरियर नेज़ल फाइबर्स हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं, जो इन्फीरियर नेज़ल फाइबर लूप कर रहे हैं फॉरवर्ड टू द नर्व। ठीक है, इनकी जो है यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जंक्शनल स्कोटोमा होगा। नंबर 4, बाय टेम्पोरल, ये देखें फिगर में, हेमी एनोपिया। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो सेंट्रल फाइबर्स होंगे ना कियास्मा के, जब ये सेंट्रल फाइबर डैमेज होंगे तो बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया हो जाएगा। और इसके अलावा एक्सटेंसिव लॉस ऑफ टेम्पररी विजुअल फील्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉस ऑफ द टेम्पोरल विजुअल फील्ड, टेम्पोरल वाली। ठीक है, तो ये सारे थे कियास्मल विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। अब आ जाते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये सेला ट्रशिका के अंदर लाया कर रहा होता है, सेला ट्रशिका डिप्रेशन के अंदर इन द सुपीरियर सरफेस। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सेला ट्रशिका के अंदर डिप्रेशन के अंदर इन द सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनोइड में ये लाया करता है। तो रूफ जो है ना इसकी सेला की, ये बनती है बाय द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर जिसको हम सेला डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी रूफ बना रहा है। ऑप्टिक नर्व और कियास्मा जो है इसी डायाफ्राम के देखिए ऊपर लाए कर रहे हैं, इस सेला के, डायाफ्रामा सेला की। अब पिट्यूटरी का वेट याद रखिएगा 60 मिलीग्राम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट, और इस मेजर करता है तकरीबन ये 15 मिलीमीटर एंटीरो पोस्टीरियरली, 12 मिलीमीटर इसकी होती है विड्थ। ठीक हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब आ जाते हैं। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पोस्टीरियर लोब और उसके साथ जो है देखें स्टॉक होती है, ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जबकि ये एंटीरियर, सॉरी हाँ जी सही सही बिल्कुल, देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और उसके पीछे वो एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ उसकी स्टॉक भी है जो कि अराइज कर रही है थर्ड वेंट्रिकल से, और इसमें टर्मिनल एक्सोन्स होते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट कर रहे हैं उनके एक्सोन्स यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। सेक्रेशन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की, वो कंट्रोल होती है इस हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की मदद से, जो कैरी होते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है हमने पढ़ा हुआ है, ACTH, TSH, एरिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। इंटरमीडिएट वाला जो लोब है, पार्स इंटरमीडिएट जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे पास सेक्रेशन करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, MSH। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ 2 ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, विच आर दी एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। तो अब आ जाते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा पे। देखिए पिट्यूटरी का एडिनोमा बहुत ही कॉमनेस्ट और बेस्ट नॉन डिसऑर्डर होता है कियास्मा का। ठीक है, ऑप्टिक कियास्मा से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज ये होता है पिट्यूटरी एडिनोमा। 10% जो हेल्दी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कि MRI पे डिटेक्ट होती है। पिट्यूटरी न्यूप्लाज्म जो है तकरीबन 10% to 15% ऑफ द कॉजेज अकाउंट करती हैं ऑफ द डायग्नोस्ड प्राइमरी इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म्स। अप्रॉक्सीमेटली 70% जो एडिनोमास होते हैं वो हार्मोन सिक्रेटिंग होते हैं, और 30% जो पिट्यूटरी के एडिनोमास हैं वो सिक्रेट नहीं करेंगे कोई भी हार्मोन, और वो एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं,
हाइपोपिट्यूटरिज्म करवा सकते हैं, या फिर ऑफ्थैल्मिक कोई फीचर करवाएंगे, ठीक है, 30% जो कि हार्मोन्स नहीं सिक्रीट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की गई है पिट्यूटरी ट्यूमर्स की किस बेसिस पे की है? साइज़ की बेसिस पे, माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा। माइक्रो वाला 10 मिलीमीटर से कम वाइड होगा, मैक्रो वाला 10 मिलीमीटर से ज़्यादा वाइड। फंक्शनली भी क्लासिफिकेशन की गई है हार्मोन सिक्रीटिंग एक्टिविटी, तो एक्सैगरेटेड हार्मोन, नॉन सिक्रीटिंग एक्टिविटी में डिमिनिश हार्मोन प्रोड्यूस होगा। क्लिनिकल फीचर्स पिट्यूटरी एडिनोमा के होते हैं, एक तो सिस्टेमिकली, अब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा है तो सिस्टेमिक सिम्टम होंगे। ऑफ्थेल्मिक फीचर्स जो है वो उसके मास इफेक्ट्स की वजह से होते हैं, ट्यूमर्स यानी लोकली मास इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये ज़्यादातर वैसे एसिम्टोमेटिक ही होता है, अनलेस के कोई सेंट्रल विजुअल एक्विटी या फिर एडवांस्ड पेरिफेरल फील्ड जो लॉस हो जाए, वरना वैसे एसिम्टोमेटिक ही रहता है। हेडेक यूजुअली आपने याद रखना है, इसमें फ्रंटल हेडेक होगा पेशेंट को प्रोमिनेंट, क्योंकि इसके लोकल इफेक्ट्स हैं या रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। विजुअल फील्ड का लॉस भी हो सकता है, क्लासिकली बाय टेम्पोरली विजुअल फील्ड लॉस होगा, ठीक है, दोनों साइड पे टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस। कलर डीसेचुरेशन, ये अर्ली साइंस होता है क्याजमल कंप्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर डीसेचुरेशन यानी इंटेंसिटी जो है ना किसी कलर की किसी भी इमेज में, उसको कहते हैं कलर सेचुरेशन। जितनी ज़्यादा सेचुरेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें कलर जो है प्योर नज़र आता है, और जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा हमें वाश्ड आउट या पेल किस्म की तस्वीर नज़र आती है। तो कलर डीसेचुरेशन क्याजमल जो है कंप्रेशन में हमें मिलेगी। ऑप्टिक की एट्रोफी भी 50% ऑफ द केसेस में फील्ड इफेक्ट्स के साथ मिलती है, और पेपिलिडीमा रेयर होता है इसमें। एक्सटेंशन जो है इसकी लेटरली भी हो सकती है कैवर्नस साइनस के अंदर, और एक्स्ट्रा ओकुलर जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी पैरासिस करवा सकता है, जिसके नतीजे में पेशेंट को डिप्लोपिया होगा, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और टोसिस, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी होती है? एक तो सबसे पहले CT स्कैन। यहाँ पे फिगर देखें, यहाँ पे दिखाया गया 16.12 में पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया है, ठीक है, CT स्कैन में दिखाया गया है। इसके अलावा हम MRI भी करवाते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा के केस में। सीरम हार्मोन लेवल चेक किया जाता है जो बढ़ा हुआ मिलेगा, और विजुअल फील्ड टेस्टिंग की जाएगी। ट्रीटमेंट होता है कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, और डोपामिन के एगोनिस्ट दिए जाएंगे, याद रखिएगा। डोपामिन एगोनिस्ट देने से ट्यूमर का साइज़ छोटा होगा, रिड्यूस होगा, और उसके सिक्रीशन भी। सर्जरी में एक तो ट्यूमर की डीबल्किंग की जाती है रादर देन कंप्लीट एक्सीजन, डीबल्किंग की जाएगी। रेडियोथेरेपी हम रेयरली एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस का बहुत रिस्क होता है, तो रेडियोथेरेपी नहीं करते, ठीक है। ट्यूमर डीबल्किंग होता है कि सर्जिकली हम रिमूव करते हैं ट्यूमर को, एज मच एज द ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड, इट इज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ट्यूमर डीबल्किंग से जो है चांस बढ़ जाता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का कि वो किल कर देगी बाकी सारे ट्यूमर सेल्स को। नेक्स्ट आ जाए विजुअल पाथवे पे। तो वैसे तो पुराने एडिशन में जो है इसका अलग ही यूनिट है, लेकिन यहाँ पे इसी चैप्टर में इसको कंबाइन कर दिया गया है। अच्छा, विजुअल पाथवे देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं विजुअल पाथवे में। एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है जो ओरिजिनेट करता है बायपोलर सेल्स से इन द रेटाइना, ठीक है। रेटाइना में जो बायपोलर सेल्स हैं उनसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पहले निकलेगा, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो गैंग्लियन सेल्स जो है ना रेटाइना में, उनसे ओरिजिनेट करता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारी जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। अब विजुअल पाथवे जो है ये कंसिस्ट करता है कि इसमें एक तो ये देखिए ऑप्टिक नर्व आ गई, ठीक है, फिर ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस एंड ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ये इसका पाथवे है पूरा विजुअल पाथवे, याद रखिएगा। ऑप्टिक नर्व हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, इसको हम क्रेनियल नर्व नंबर 2 कहते हैं, और ये बैकवर्ड कंटिन्यूएशन ही होती है, नर्व फाइबर लेयर की रेटाइना की ही बैकवर्ड कंटिन्यूएशन है, ठीक है, जिसके एक्सॉन्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द गैंग्लियन सेल्स। हर एक हमारी ये ऑप्टिक नर्व जो है ये स्टार्ट होती है ऑप्टिक डिस्क से, फिर एक्सटेंड करेगी ऑप्टिक क्याज्म तक, जहाँ पे दोनों नर्व्स ज्वाइन करेंगी और यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्म बना देंगे, ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा। इसमें ऑल्सो एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के। इसके अलावा फाइबर्स जो है हमारी इन्फीरियर जो नेज़ल क्वाड्रेंट है, नेज़ल वाला और इन्फीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट रेटाइना का, उसके जो फाइबर्स होंगे वो लूप करेंगे ऑपोजिट ऑप्टिक नर्व के अंदर बिफोर द डीकसेशन आर कॉल्ड वॉन विलिब्रैंड नी, ठीक है। यहाँ पे फिगर में भी देखें तो याद रखिएगा कि जो इन्फीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट होता है हमारी रेटाइना का, इन्फीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट रेटाइना का, वो लूप कर जाएगा ऑपोजिट वाले नर्व ऑप्टिक नर्व के अंदर, ठीक है, बिफोर कि यहाँ पे डीकसेशन हो उससे पहले उसे ऑपोजिट वाले में चला जाएगा, इसको हम कहते हैं नी ऑफ द विलिब्रैंड। अच्छा, उस फिगर में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे कलर से डिनोट है, यहाँ से भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए हमारे जो इन्फीरो टेम्पोरल रेटाइना है,
या हम कह सकते हैं कि इन्फीरियर जो नेज़ल वाला क्वाड्रेंट है हमारा रेटाइना का, वो लूप कर रहा है इस, देखिए यहाँ जा रहा है ऑप्टिक, ऑपोजिट वाली ऑप्टिक नर्व में लूप कर रहा है बिफोर द डीकसेशन। इसको हम कह रहे हैं नी ऑफ द वॉन विलीब्रेंड। ठीक हो गया, होप तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास विजुअल ट्रैक का ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा हम डिस्कस कर रहे थे पूरा विजुअल ट्रैक। तो अब ऑप्टिक क्याज्मा एक फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सा स्ट्रक्चर है जो कि 12 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टली है, 8 मिलीमीटर ये एंटीरो पोस्टीरियरली होता है। ये जो ट्यूबरक्यूलम है उसके ऊपर लाया कर रहा है और डायाफ्राम सेला के फाइबर्स जो ओरिजिनेट करते हैं हमारी नेज़ल हाफ ऑफ द रेटाइना से, नेज़ल हाफ दोनों का, वो डीकसेट करेंगे और पास हो जाएंगे ऑप्टिक ऑपोजिट वाले ऑप्टिक ट्रैक के अंदर, नेज़ल वाले। ठीक है, और फाइबर्स जो कि टेम्पोरल हाफ से ऑफ द रेटाइना पास कर रहे हैं वो डीकसेट नहीं करेंगे, वो सीधा जो है उसी इप्सिलेटरल ऑप्टिक ट्रैक में चले जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि ऑप्टिक ट्रैक, नेक्स्ट पार्ट होता है कंपोनेंट ऑप्टिक ट्रैक। ये ओरिजिनेट कर रहा है पोस्टीरो लेटरल एंगल ऑफ द ऑप्टिक क्याज्मा से। ऑप्टिक क्याज्मा उसका पोस्टीरो लेटरल एंगल से ऑप्टिक ट्रैक निकल रहा है, पास कर रहा है आउटवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक। हर एक जो ये ऑप्टिक ट्रैक है ये कंसिस्ट करता है कि इसमें फाइबर्स हैं हमारी टेम्पोरल हाफ ऑफ द रेटाइना के। ठीक है, टेम्पोरल हाफ ऑफ द रेटाइना ऑफ द सेम आई, जबकि इसमें नेज़ल हाफ ऑपोजिट वाली आई के फाइबर्स हैं। ठीक है, नेज़ली। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के फाइबर्स भी इसमें जो है पास हो सकते हैं ऑन द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन थ्रू द सुपीरियर ब्रेकियम। ठीक है, सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू जो है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के तरफ जाएंगे मिड ब्रेन के अंदर हमारे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के फाइबर्स, वो इसी ऑप्टिक ट्रैक से पास करते हैं। देन आता है ये लिटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये ओवल किस्म के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं हमारी जो पोस्टीरियर टर्मिनेशन है ना ऑप्टिकल ट्रैक्स की, यहाँ पे टर्मिनेशन पे लिटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ होती हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स। फाइबर्स जो हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के, वो आएंगे विया द ऑप्टिक ट्रैक और यहाँ वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आके रिले करेंगे। ठीक है, इन दीज न्यूरॉन्स फिर ऑप्टिक रेडिएशन ये निकलती हैं, तो ये एक्सटेंड कर रही है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज से विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, ये कंसिस्ट किसकी चीज़ की करेंगे, ये एक्सॉन्स होते हैं, लेकिन याद रखिएगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अब आ गया विजुअल पाथवे का। फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स आता है यानी विजुअल कॉर्टेक्स, ये हमारे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब है उसके भी मीडियल एस्पेक्ट पे जो है लोकेटेड होता है ये कॉर्टेक्स, अबव एंड बिलो द कैल्करेन फिशर स्ट्राया एरिया 18। ठीक है, स्ट्राया एरिया 18 कहलाता है, कैल्करेन फिशर होता है उसके नीचे और उसके ऊपर ये विजुअल कॉर्टेक्स लोकेटेड होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है लेजन्स ऑफ द विजुअल पाथवे। ये पूरा जो पाथवे था इसकी लेजन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट जो कॉजेज होते हैं लेशंस के और उसके नतीजे में जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द विजुअल पाथवे वो फॉलोइंग है। सबसे पहले यहाँ पे जो है 16.13 यहाँ पे फिगर में देखें ये दिखाया गया है, विजुअल पाथवे शो कर रहा है हमें विजुअल फील्ड लॉस जो लिंक्ड हुआ है टू द साइट ऑफ डैमेज टू द विजुअल पाथवे। सबसे पहले लेजन डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल नर्व की लेजन। ठीक है, तो ये मार्क, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्ड लॉस हो जाता है विजन का या कंप्लीट इवन ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को उस अफेक्टेड साइड पे जहाँ पे लेजन हुई है। एसोसिएटेड विथ एन एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट भी होगा अफेक्टेड साइड पे और कंसेंसुअल डिफेक्ट होगा ऑपोजिट आई में। ठीक हो गया। तो विजुअल डिफेक्ट्स जो है ऑप्टिक नर्व की लेजन के वो कौन से होते हैं ऑप्टिक नर्व की वजह से, एक तो सेंट्रल स्कोटोमा यानी ऑप्टिक नर्व में देखिए लेजन हुई है जिसकी वजह से होगा क्या, डिजीज़ कौन सी होगी, डिफेक्ट कौन सा होगा विजुअल फील्ड का, सेंट्रल स्कोटोमास। यहाँ पे देखिए राइट आई में जो है लेजन हो गई है ऑप्टिक नर्व में, तो सेंट्रल स्कोटोमा की डेवलपमेंट हो गई है। इसके अलावा सेंट्रोसीकल स्कोटोमा भी बन सकता है, एल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके कॉमन कॉजेज़ क्या है, क्यों यहाँ पे लेजन होती है, एक तो अक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, या ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से, इवन पेपिलिडीमा की वजह से भी ऑप्टिक नर्व में लेजन हो सकती है। दूसरा आ जाती है हमारे पास लेजन जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे होंगी। ठीक है, ये डिस्टल हो गया, यहाँ पे अब जो लेजन हो रही है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे, तो इसमें क्या होता है कि इप्सिलेटरल सेम ही साइड की पेशेंट को ब्लाइंडनेस होगी जहाँ पे लेजन हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रॉसिंग तो नहीं हो रही अभी फाइबर्स की, इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस, कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया यानी कि जंक्शनल स्कोटोमा फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल नॉर्मल वाली आई के अंदर देखिए जंक्शनल स्कोटोमा, और इसके अलावा एबोलिशन हो जाएगी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स की ऑन द अफेक्टेड साइड, इस साइड पे जो है फिर डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एबोलिशन हो जाएगी, नहीं होगा। देन आता है हमारे पास लेजन। वैसे अब इसके कॉजेज़ भी पता होने चाहिए, तो इसके जो कॉमन कॉजेज़ हैं प्रॉक्सिमल ऑप्टिक नर्व के लेजन के, एक तो मेनिनजोमास में ये इफेक्ट होता है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर में, फिर है सेंट्रल क्याज्मल लेजन। अब क्याज्मा के यहाँ पे अगर लेजन हो जाती है तो
बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया होगा, दोनों साइड्स पे टेम्पोरल हेमी एनोपिया, और बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिक पैरालिसिस हो जाएगी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की भी। ठीक है, तो इसमें वजूहत क्या होती है? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से, क्रेनियोफेरिंजियोमा, सुप्रासेलर मेनिंजियोमा की वजह से सेंट्रल कियाज्मल लेजन होगी। देन है लेटरल कियाज्मल लेजन। ठीक है, कियाज्मा की ही, लेकिन अगर लेटरली जो है लेजन हो जाती है तो उसमें क्या होता है? बाय नेजल हेमी एनोपिया। ये बाय टेम्पोरल है ना, तो उसमें फिर बाय नेजल हेमी एनोपिया हो जाएगा। और बाय टेम्पोरल इसके अलावा बाय नेजल हेमी एनोपिया तो हो रहा है, इसके अलावा बाय नेजल हेमी एनोपिक पैरालिसिस हो जाएगी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की, यानी कि उसी का ऑपोजिट है सेंट्रल वाले का। ठीक है, तो इसकी अब वजूहत जो लेटरल जो कियाज्मल लेजन है क्यों होती हैं? जब थर्ड वेंट्रिकल हमारा जो है ब्रेन के अंदर उसकी डिस्टेंशन हो जाए तो उसकी लेजन हो जाएगी। इसके अलावा एन्यूरिज्म जब कैरोटिड आर्टरीज का हो तो भी हमें लेटरल कियाज्मल लेजन मिलती है। फिर आती है ऑप्टिकल ट्रैक की लेजन्स। ये है ऑप्टिक ट्रैक। अगर इसमें क्या होता है कि होमोनिमस, या फिगर देखें, इसमें होमोनिमस हेमी एनोपिया हो जाएगा। ठीक है, होमोनिमस हेमी एनोपिया। और इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल दूसरी साइड का जो है, इस साइड पे तो होमोनिमस हेमी एनोपिया हुआ है, दूसरी कॉन्ट्रालेटरल साइड जो नॉर्मल है, क्योंकि जो फाइबर्स डीकसेट वगैरह करते हैं तो इसलिए कॉन्ट्रालेटरली हमारे पास इसमें पेशेंट को कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनोपिक प्यूपिलरी रिएक्शन होगा। अब इसकी वजूहत होती हैं अगर साइफ्लिटिक मेनिंजाइटिस हो जाए, गुमा, ठीक है, गुमा फॉर्मेशन की वजह से, ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस में, ट्यूमर ऑफ द हाइपोथैलेमस, या इवन अगर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में स्ट्रोक हो जाए तो ऑप्टिक ट्रैक की लेजन हो जाएगी। देन आती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की लेजन्स। तो इसमें आपने याद रखना है, इसमें होमोनिमस हेमी एनोपियाई होगा पेशेंट को, जिसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स स्पेयर होंगे, वो अफेक्ट नहीं होंगे अगर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी अफेक्ट होती है। ठीक है, फिर ऑप्टिक रेडिएशंस की अगर लेजन हो जाती है तो इसमें कंप्लीट होमोनिमस हेमी एनोपिया होगा, कंप्लीट। ठीक है, तो टोटल ऑप्टिक रेडिएशन लेजन के साथ, यानी अगर टोटली ऑप्टिक रेडिएशन ख़त्म हो रही है, लेजन हो रही है इसमें, तो कंप्लीट होमोनिमस हेमी एनोपिया होगा। ठीक है, इन्फीरियर क्वाड्रेंट का हेमी एनोपिया, सिर्फ जो अगर इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स में हो रहा है, ठीक है, हेमी एनोपिया, जिसको हम पाए इन द फ्लोर कहते हैं, तो ये होगा जब इन्वॉल्वमेंट हो सुपीरियर फाइबर्स ऑफ द रेडिएशंस की इन द पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल लोब में सिर्फ जो सुपीरियर फाइबर है अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट हेमी एनोपिया होगा। जबकि सुपीरियर क्वाड्रेंट का हेमी एनोपिया कब होगा? अच्छा, रेड से डिनोट कर दें। सुपीरियर क्वाड्रेंट का हेमी एनोपिया होगा जिसको हम कहेंगे पाई इन द स्काई। ये होगा जब जो इन्फीरियर वाले फाइबर्स हैं रेडिएशंस के, वो टेम्पोरल लोब में अफेक्ट हो। ठीक है, इन्फीरियर वाला हो रहा था जब सुपीरियर फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पैराइटल लोब में सुपीरियर वाला हो रहा है पाई इन द स्काई जब हमारे इन्फीरियर वाले फाइबर्स रेडिएशंस के टेम्पोरल लोब में जो है अफेक्ट हो। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कॉमन कॉजेज़ अब आ जाएं ऑप्टिकल रेडिएशन की लेजन पे। एक तो वास्कुलर अक्लूजन की वजह से होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर्स की वजह से, या जब ट्रॉमा हो जाए। देन आती हैं विजुअल कॉर्टेक्स की लेजन्स। देखिए, कॉन्ग्रुस हेमी होमोनिमस हेमी एनोपिया अगर हो जाता है जिसमें मैक्यूला स्पेयर हो जाएगा अगर विजुअल कॉर्टेक्स में लीजन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और ऑप्टिक की एट्रोफी भी इसमें नहीं होगी। ठीक हो गया। कॉमन कॉजेज़ यहाँ पे होते हैं अगर हमारी जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होती है, उसकी अगर ऑक्लूजन हो जाए तो विजुअल कॉर्टेक्स की लेजन्स होंगी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी पे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड क्रेनियल नर्व जिसको हम ओक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं, तो ये जो है फॉलोइंग कंपोनेंट्स का कंसिस्ट करती है। एक तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व होता है जिसको हम कहते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, जो सिचुएटेड होता है हमारे मिड ब्रेन में एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, यहाँ पर फिगर में देखिए ये मिड ब्रेन है जिसमें ये ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल पे होता है और वेंट्रल टू द सैल्वियन एक्विडक्ट। ठीक है, सैल्वियन एक्विडक्ट के बिल्कुल वेंट्रली। कोर्स जो है ना ओक्यूलोमोटर नर्व का, वो डिवाइड किया गया है फॉलोइंग पार्ट्स के अंदर। एक तो सबसे पहला होता है फेसिक्युलर पार्ट। फेसिक्युलर पार्ट जो है याद रखिएगा कि पास करेगा थर्ड नर्व के न्यूक्लियस से लेके थ्रू द मिड ब्रेन और एंटर कर जाएगा इंटर पिडंकुलर स्पेस के अंदर। ठीक है, जो पिडंकल्स के दरमियान इस स्पेस है, यहाँ तक जो है ये फेसिक्युलर पार्ट हो गया। ठीक हो गया, जूम इन कर देते हैं इसको।
यहाँ तक जो इंटरपेडंकुलर फोसा तक जो है ये फेसिकुलर पार्ट है। दूसरा होता है इसका बेजेलर पार्ट। ये नर्व पास करेगी बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के दरमियान, ठीक है। ये सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इनके दरमियान से ओक्यूलोमोटर नर्व पार्ट पास करती है, इसका बेजेलर पार्ट, और फिर रन करेगा लेटरली और पैरेलल जाएगा टू द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बिल्कुल पैरेलल, और जाके हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर रीच करेगा, ठीक है। यहाँ तक इसका बेजेलर पार्ट हो गया। थर्ड होता है इंट्रा कैवर्नस पार्ट। तो ये एंटर करेगी कैवर्नस साइनस के अंदर लेटरल टू द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। यहाँ पे ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, इनके लेटरली ये कैवर्नस साइनस के अंदर आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस में रन करेगी, उसी की लेटरल वॉल में, याद रखिएगा, और उसका एंटीरियर पार्ट डिवाइड हो जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांचेस के अंदर जो हमारी ऑर्बिट में एंटर करेंगी, ठीक है। यहाँ तक इंट्रा कैवर्नस पार्ट। फिर इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट कंसिस्ट करता है सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांचेस का, जो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं हमारी ओक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक हो गया। अब फंक्शन क्या है थर्ड क्रेनियल नर्व का, कि ये इंटायरली अपना मोटर फंक्शन रखती है, सप्लाई करती है हमारे सारे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को। थर्ड क्रेनियल नर्व है ना, सिवाय सुपीरियर ऑब्लिक SO4 निमोनिक याद रखें, उसको फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस के एक्सेप्ट, यानी लेटरल रेक्टस से LR6 याद रखें, ठीक है। लेटरल रेक्टस को एब्डूसन सप्लाई करती है, सिक्स क्रेनियल नर्व, जबकि बाकी सारे मसल्स को हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। तो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस जो है आईलेट का मसल, उसको भी ये सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन है इसकी सप्लाई। इसके अलावा याद रखिएगा इंट्राओकुलर मसल्स में जो स्फिंक्टर पिपिला है और हमारा सीलियरी मसल, उसको भी ये ब्रांचेस देगी, ठीक है। पूरा जो इसमें पाथवे अच्छे से दिखाया गया। अब कॉजेज़ थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला तो इडियोपैथिक कॉज होता है, 25% केसेस में कोई भी आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता इसकी पाल्सी का। दूसरा कोई वास्कुलर या इस्कीमिक कॉज हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन, तो वो प्यूपिल की स्पेयरिंग करवा देता है थर्ड नर्व पाल्सी में, उसमें प्यूपिल अफेक्ट नहीं होता। एन्यूरिज्मल कंप्रेशन हो सकती है, जो यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है ना, उसकी एन्यूरिज्मल कंप्रेशन हो सकती है एट द जंक्शन विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके जंक्शन के साथ वहाँ पे कंप्रेस करेगी। ट्यूमर्स भी हो सकते हैं पार्स सेला के, ठीक है, ट्यूमर्स, या इवन इन्फ्लामेशन या सार्कोइडोसिस की वजह से भी पाल्सी हो सकती है। इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस की वजह से, वास्कुलाइटिस में जाइंट सेल आर्टराइटिस, इन्फिल्ट्रेशन में लिम्फोमा या कार्सिनोमा की वजह से। ट्रॉमा भी हो सकता है डायरेक्टली, क्योंकि सब ड्यूरल हेमरेज की वजह से, ठीक है, डायरेक्ट या सब ड्यूरल हेमरेज की वजह से हो सकती है पाल्सी। इवन डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ में भी इसकी पाल्सी होती है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में भी हो सकती है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ थर्ड नर्व पाल्सी पे। डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्लिनिकली, 5 टाइप से याद रखिएगा। एक तो कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी होती है, दूसरी पार्शल थर्ड नर्व पाल्सी, प्यूपिल इन्वॉल्विंग द थर्ड नर्व पाल्सी, प्यूपिल स्पेयरिंग थर्ड नर्व पाल्सी, डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी। ये 5 टाइप्स है, सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो क्लिनिकल फीचर वैसे क्या होते हैं, सिम्टम्स जो है ना लोकेशन ऑफ द लेजन पे डिपेंड करेंगे, जिस साइड पे लेजन हुई है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर कंप्लेंट पेशेंट को इसमें डिप्लोपिया और टोसिस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईलिड के मसल को सप्लाई भी कर रही है, और इसके अलावा डिप्लोपिया भी होगा, वो आगे देखेंगे क्यों हो रहा है, ठीक है। सिवियर हेडेक इसमें होगा पेशेंट को, या पेरी ओक्यूलर पेन जो है इसमें फीचर होता है थर्ड नर्व पाल्सी का, बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का हेडेक होता है, और पेरी ओक्यूलर पेन होता है, ठीक है, इसका फीचर है। और ये क्यों हुआ है, जब एक्सपेंडिंग एन्यूरिज्म इसका कॉज हो तो इस तरह के फीचर्स होंगे, या वास्कुलर इस्कीमिया की वजह से, या इवन सब एरेक्नोइड हेमरेज की वजह से। तो सबसे पहली टाइप है कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी। यहाँ पे देखें कंप्लीट टोसिस हो गया है, कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सिस में कंप्लीट टोसिस हो जाता है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, तो कोई भी इसमें हमें डिप्लोपिया नहीं मिलता। डिप्लोपिया वैसे क्यों होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को सप्लाई करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो है पेशेंट की जो है मिस अलाइनमेंट हो गई है आइज़ की, इस वजह से डिप्लोपिया हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 फीचर्स, कि इसमें टोसिस होगा और डिप्लोपिया होगा, मिस अलाइनमेंट हो जाएगी आइज़ की, यानी इसमें पैरालाइटिक स्क्विंट होगा पेशेंट को। एक्सट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया ऑफ द आई बॉल प्राइमरी पोजीशन में हमें मिलेगा, यानी आई जो है वो आउट और डाउनवर्ड होगी, यानी ये मिस अलाइनमेंट है एक किस्म की। एक्सट्रोपिया में आउटवर्ड हो जाएगी आई और आंख, जबकि हाइपोट्रोपिया में डाउनवर्ड, तो इस तरह की मिस अलाइनमेंट होगी, पैरालाइटिक स्क्विंट होगा थर्ड नर्व की पाल्सी में, वो भी कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में। एडक्शन और एलिवेशन जो है पेशेंट्स की वो लिमिटेड होगी, क्योंकि ये मसल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनको जो है मीडियल रेक्टस वगैरह को थर्ड नर्व सप्लाई करिए, तो वो इस तरह की मूवमेंट्स लिमिटेड होंगी। इसके अलावा सेकेंडरी डेविएशन जो है वो ग्रेटर होगी बनस्बत प्राइमरी डेविएशन के। तो यहाँ पे जो है फिगर में देखें 15A में और B में ये दिखाया गया है कि थर्ड नर्व की पाल्सी में हमें प्राइमरी डेविएशन शो हो रही है,
पेशेंट जो है वो फिक्सेट कर रहा है अपनी नॉर्मल आई के साथ। यहाँ पे जो है वो इसकी नॉर्मल आई है, लेफ़्ट आई, जिसकी वजह से वो फिक्सेट कर रहा है, और यहाँ पे राइट आई जो है एबडक्शन पोजीशन में, क्योंकि उसकी एडक्शन नहीं हो पा रही, मीडियल रेक्टस काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द थर्ड नर्व पाल्सी। जबकि बी फिगर में देखें तो यहाँ दिखाया गया थर्ड नर्व पाल्सी में सेकेंडरी डेविएशन हो गई है पैरालाइज्ड आई के अंदर। ठीक है, अब सेकेंडरी डेविएशन हो गई है, थर्ड नर्व पाल्सी में सेकेंडरी डेविएशन हो गई है। देखिए थर्ड नर्व की पाल्सी जो है वो सेकेंडरी डेविएशन शो कर रही है, जो पैरालाइज्ड आई है वो देखें फिक्सेट कर रही है, जबकि अब यहाँ पे नॉर्मल वाली आई जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गई है बनस्बत अफेक्टेड आई के। ये राइट आई फिक्सेट कर रही है, लेफ्ट नॉर्मल वाली आई फिर ज़्यादा डेविएट हो गई है, इसमें सेकेंडरी डेविएशन हुई है नॉर्मल वाली में, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डेविएशन। ठीक है, तो सेकेंडरी डेविएशन कंप्लीट थर्ड नर्व पैरालिसिस में ज़्यादा होगी बनस्बत प्राइमरी डेविएशन के। प्राइमरी भी हमने देखा और सेकेंडरी भी देखा। अब पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी, इसके अलावा लास्ट पॉइंट रह गया कि प्यूपिल जो है वो डायलेट रहेगा और पुअर होगा रिस्पॉन्स टू द लाइट, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि प्यूपिल को भी जो है थर्ड नर्व सप्लाई करती है और ये पुअर होगा रिस्पॉन्स टू लाइट। देन आता है पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी। अब पार्शियल थर्ड नर्व की पाल्सी जो है ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ये डिप्लोपिया के साथ प्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इसमें फिगर में दिखाया गया है पार्शियल वाली जो थर्ड नर्व पाल्सी होती है उसमें भी जो है आई की मिसअलाइनमेंट हो जाती है, यानी पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस होगा, वेरिएबल लिमिटेशन होगी, उसकी एडक्शन नहीं हो पाएगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट वेरिएबल लिमिटेड होंगी, पार्शियल टोसिस होगा, वहाँ कंप्लीट हो रहा था कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में, पार्शियल वाली में पार्शियल टोसिस होगा। तो ये देखिए फिगर में ये राइट आई में थर्ड नर्व की पाल्सी हो गई है और देखिए टोसिस हुआ है लेकिन पार्शियल टोसिस, और राइट आई का एक्सट्रोपिया हो गया, आउटवर्ड निकल आई है। ठीक है, एक्सट्रोपिया, तो प्यूपिल इसमें डायलेट भी हो सकता है और पुअरली रिएक्टिव होगा टू लाइट। थर्ड होती है हमने कहा प्यूपिल इन्वॉल्विंग द थर्ड नर्व पाल्सी। उसमें क्या होता है, ये जब सर्जिकल कोई लेशंस होती है ना, ऑफन कंप्रेसिव किस्म की जो सर्जिकल लेशन जो हमारे सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को जाके इन्वॉल्व करेंगी, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है प्यूपिल इन्वॉल्विंग द थर्ड नर्व पाल्सी। तो ये होता है एन्यूरिज्म्स में, और अनकल हर्निएशन ब्रेन का पार्ट होता है अनकल हर्निएशन वाले केस में ड्यू टू द सब एरेक्नोइड हेमरेज की वजह से। ठीक है, तो प्यूपिल इसमें अफेक्ट होगा। ये एक इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी न्यूरो इमेजिंग की ज़रूरत होती है। एमआरआई करते हैं हम एमआरए या सीटीए के साथ, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के साथ, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी के साथ, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के साथ हम करेंगे न्यूरो इमेजिंग एमआरआई। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन होती है प्यूपिल स्पेयरिंग थर्ड नर्व पाल्सी। अब इस पर प्यूपिल इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये अब मेडिकल लेशंस की वजह से होता है। ऑफन आपने याद रखना है कि जो वास्कुलर इस्केमिक लेशंस होती हैं जो हमारे थर्ड नर्व के सेंट्रल फाइबर्स को इन्वॉल्व करेगी, जो मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, और जबकि जो सुपरफिशियल पेपिलरी फाइबर्स हैं उनको नहीं अफेक्ट करेगी, उनको स्पेयर कर देगी।